हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 7 भूगोल से सभी चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी चैप्टरों से प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी के अंदर ताक झांक, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे चैप्टर चट्टान और खनिज। इन सभी चैप्टरों से मतलब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टोटल क्लास 7 में भूगोल में 13 चैप्टर दिया हुआ है। 13 चैप्टर से जो भी प्रश्न एनसीईआरटी के बन सकता है उन सभी चैप्टरों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर पृथ्वी के अंदर ताक झांक से जो भी एनसीईआरटी से प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। बताना है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। ठीक है, तो याद रखना उसे सियाल मतलब भूपर्पट्टी कहते हैं लोग। ठीक है, याद रखना पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे निचली परत को नाम क्या है। बताना है कि पृथ्वी के सबसे निचली परत जो है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे क्रूड कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कौन सी तत्व पिघले हुए पाया जाता है। तो याद रखना है निकेल तथा लोहा जो है पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक पिघला हुआ तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है। तो याद रखना है क्रूड जो है वो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में रहती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी को रत्नगर्भ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि इसमें खनिज होता है। ठीक है, इसीलिए इसे रत्न रत्न गर्भा कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी के गर्भ से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। बताना है कि पृथ्वी के गर्भ से कौन सा खनिज जो है वो प्राप्त होता है। खनिज तेल, हीरा, कोयला, उपयुक्त सभी। याद रखना है पृथ्वी के गर्भ से यह सभी के सभी प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है। निकेल तथा लोहा की, निकिल तथा एल्युमिनियम की, तांबा तथा जास्ता की, मैग्नीशियम तथा लोहा। तो याद रखना है सिलिका और एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। हवा के कारण, पानी के कारण, दाब के कारण, धूप के कारण। तो याद रखना है दाब के कारण पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी महसूस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मेंटल परत को और किस नाम से जाना जाता है। सियाल, नीफे, सीमा, भूपर्पट्टी। तो याद रखना है सीमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूपर्पट्टी किस परत का ऊपरी हिस्सा है। बताना है कि भूपर्पट्टी जो है वह किस परत का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना है सियाल का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्रूड में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। बताना है कि क्रूड में कौन सा तत्व जो है वह अधिक पाया जाता है। याद रखना क्रूड में निकेल और लोहा जो होता है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नीफे का नाम किसके आधार पर रखा गया। निकेल तथा फोल्ड, निकेल तथा लोहा, सोना तथा चांदी, तांबा तथा जस्ता। तो याद रखना निकेल और लोहा के आधार पर नीफे नाम रखा गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस परत में ज्वालामुखी का फटना संभव है। भूपर्पट्टी की, सियाल की, मेंटल की, क्रूड। तो याद रखना है मेंटल पर ज्वालामुखी का फटने का घटना संभव हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सीमा शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है सिलिका तथा मैग्नीशियम के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूपर्पट्टी पर किस प्रकार के कार्य होते हैं। कृषि, खनन, वृक्षारोपण, उपयुक्त सभी। तो याद रखना है सभी के सभी यह घटना होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे किस परत में निकेल और लोहा पिघली अवस्था में पाया जाता है। बताना है कि किस परत पर निकेल और लोहा जो है पिघली अवस्था में पाया जाता है। सियाल, मेंटल, क्रूड, भूपर्पट्टी। तो याद रखेंगे क्रूड में निकेल तथा लोहा पिघला हुआ अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर कौन सी परत सबसे ऊपर होती है। मेंटल की, सियाल की, क्रूड की, नीफे। तो याद रखना है पृथ्वी के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वह सियाल
पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्रूड किस तत्व का मिश्रण है। बताना है कि क्रूड जो है वो किस तत्व का मिश्रण है। सिलिका एल्युमिनियम का, निकेल और लोहा का, जस्ता और तांबा का, कि मैग्नीशियम और सोना का। तो याद रखना निकेल और लोहा से मिलकर क्रूड बना होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत में कृषि कार्य होता है। मेंटल, क्रूड, भूपर्पटी, नीफे। तो याद रखना है भूपर्पटी में कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की भीतरी बनावट को कितने भागों में बांटा गया है। बताना है कि पृथ्वी के भीतरी बनावट को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो याद रखना है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिलिका और मैग्नीशियम किस परत में पाया जाता है। बताना है कि सिलिका और मैग्नीशियम जो है किस परत में पाया जाता है। भूपर्पटी में, कि मेंटल में, कि क्रोड में, कि नीफे में। तो याद रखना है मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है सियाल शब्द किस तत्वों का संक्षिप्त रूप है। तो याद रखना सियाल जो है किसका संक्षिप्त रूप है। सिलिका लोहा का, सिलिका एल्युमिनियम का, तांबा जस्ता का, कि मैग्नीशियम लोहा का। तो याद रखना है सिलिका और एल्युमिनियम का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मेंटल परत किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है। बताना है कि मेंटल परत जो है वो किस पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठोस, तरल, गैस, आग व पानी। तो याद रखना है मेंटल पदार्थ जो है वो तरल पदार्थ से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा जो है वह कौन सा है। सियाल है, कि क्रूड है, कि भूपर्पटी है, कि मेंटल है। तो याद रखना है पृथ्वी के सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहा जाता है, क्रूड कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रत्नगर्भ पृथ्वी के किस हिस्से को कहा जाता है। ऊपरी परत, अंदरूनी भाग, के बीच का हिस्सा, की सतह। तो याद रखना अंदरूनी भाग को रत्नगर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कि किस कारण से पृथ्वी की निचली परत पिघली रहती है। अत्यधिक दाब और ताप के कारण, हवा के कारण, हवा की कमी के कारण, कि पानी की उपस्थिति के कारण, कि खनिजों की कमी के कारण। तो याद रखना अत्यधिक दाब और ताप के कारण पृथ्वी की निचली परत जो है वह पिघली हुई रहती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी के परतों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। बताना है कि पृथ्वी के परत का अध्ययन जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है। खनिज के खोज के लिए बिल्कुल सही बात है, कृषि कार्य के लिए बिल्कुल सही बात है, जल स्रोत की जानकारी के लिए बिल्कुल सही बात है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का अन्य नाम क्या है। क्रोड, भूपर्पटी, मेंटल, नीफे। तो याद रखना है इसे क्या कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर की कौन सी परत ठोस अवस्था में है। सियाल, मेंटल, क्रोड, भूपर्पटी। तो याद रखना है मेंटल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में पानी पाया जाता है। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड, नीफे। तो याद रखना है भूपर्पटी पर ही पृथ्वी के भाग पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस परत में पेड़ पौधे उगते हैं। बताना है कि किस परत पर पेड़ पौधा उगता है। सियाल, मेंटल, क्रोड, नीफे। तो याद रखना है सियाल पर ही पेड़ पौधा को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के किस परत में खनिज पदार्थों की भरमार है। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड या सियाल। तो याद रखना है सियाल पर बता रहे हैं कि खनिज पदार्थों का अत्यधिक भरमार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर कौन सा भाग तरल अवस्था में है। बताना है कि पृथ्वी के अंदर कौन सा भाग जो है वो तरल अवस्था में। सियाल, क्रोड, भूपर्पटी, नीफे। याद रखना है क्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत से ज्वालामुखी फूटता है। क्रोड, भूपर्पटी, मेंटल, सियाल। याद रखना है मेंटल से ज्वालामुखी क्या होता है, फटता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निकेल और लोहा पृथ्वी की किस परत में पिघली अवस्था में पाया जाता है। मेंटल, भूपर्पटी, क्रोड, सियाल। याद रखना है क्रोड से क्या होता है, निकेल और लोहा जो है पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 36 नंबर कि सियाल परत किसके लिए महत्वपूर्ण है। खनिज के लिए, जल के लिए, कृषि के लिए, सभी के लिए। याद रखना सियाल जो है वह खनिज के लिए, जल के लिए, कृषि के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है।
नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि निफेस शब्द किन तत्वों से बना है। बताना है कि निफेस शब्द जो है वह किन तत्वों से मिलकर बना है। तो याद रखें निकेल और लोहा से निफेस शब्द बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी के अंदरूनी अंदरूनी संरचना के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो याद रखना है 3। नेक्स्ट उसके बाद है कि पृथ्वी के ऊपरी परत में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखना है सिलिका जो है पृथ्वी के ऊपरी परत में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न है कि पृथ्वी के कौन सा परत सबसे ऊपर है। तो याद रखना है सियाल जो है वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्लास 7 भूगोल का दूसरा चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी एनसीईआरटी के प्रश्न बन सकता है उन सभी को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ चैप्टर चट्टान और खनिज, चट्टान और खनिज से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी को देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि छत की ढलाई में किस प्रकार का पत्थर का उपयोग किया जाता है। बताना है कि छत का ढलाई जो होता है उसमें किस प्रकार के पत्थर का यूज किया जाता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। तो याद रखना है बलुआ पत्थर का उपयोग जो है छत की ढलाई में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पत्थरों से बना कौन सा खेल सामग्री क्षेत्रों में खेला जाता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, एकट, डोटक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि घर बनाने में कौन सा पत्थर अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है घर बनाने में हम लोग सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर का यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लाल किला किस पत्थर से बना है। बताना है कि लाल किला जो है वह किस पत्थर से बना हुआ है। तो याद रखना है लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पत्थर की मस्जिद पटना किस प्रकार के पत्थर से बना है। पटना के जो मस्जिद है ठीक है वो पत्थर से बनाया गया है। बताना है किस प्रकार के पत्थर से बनाया गया है। तो याद रखना है बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आगरा का किला किस प्रकार के पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, काला बलुआ पत्थर कि संगमरमर। तो याद रखना है इसको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है आगरा के लाल किला भी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। उसके बाद याद रखना है कि कुतुब मीनार जो है किस प्रकार के पत्थर से बना है। तो याद रखना है यह बलुआ पत्थर से क्या किया गया है, बनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि विशाल बुद्ध मूर्ति किस पत्थर से बनी है। बताना है कि भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति जो है वह किस पत्थर से बनाया गया है। तो याद रखना काला बलुआ पत्थर से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ से बनता है। तो अग्नेय चट्टान जो है वह पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चूना पत्थर का रूपांतरण किस चट्टान में होता है। ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर कि नाइस। तो याद रखना है संगमरमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी चट्टानें परतदार होती है। बताना है कि इसमें से कौन सा चट्टान है जो परतदार होता है। तो याद रखना है रूपांतरित चट्टान जो होता है वह परतदार होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रेनाइट रूपांतरित होकर किस चट्टान में बदलता है। बताना है कि ग्रेनाइट जो है रूपांतरित होकर किस चट्टान में बदलता है। तो संगमरमर होगा कि नाइस होगा कि लाल बलुआ पत्थर होगा कि चूना पत्थर होगा। तो ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस चट्टान में बदल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 13 नंबर कि चट्टान किन 3 पदार्थों में विभाजित होता है। तो याद रखना है चट्टान जो होता है वह अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी चट्टान अवसादों से बनता है। बताना है कि कौन सा चट्टान है जो अवसादों से बनता है। तो याद रखना अवसादी चट्टान जो है अवसादी चट्टान से बनता है। नेक्स्ट है कि रूपांतरित चट्टान किस कारण से बनता है। बताना है कि रूपांतरित चट्टान जो होता है वह किस कारण से बनता है। तो ताप और दाब के कारण अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस चट्टान में परत नहीं होता है। बताना है कि कौन सा चट्टान है जिसमें परत नहीं पाया जाता है। तो याद रखना अग्नेय चट्टान जो होता है उसमें परत नहीं पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी चट्टानें जल्दी जमने पर
महीन रवे वाला होता है। तो याद रखना है, अग्नेय चट्टान जो है वह जल्दी जमने पर महीन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न की लावा किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान की, अवसादी चट्टान की, रूपांतरित चट्टान की, गिरनाइट। तो याद रखना लावा जो है अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि कौन सी चट्टान चूना पत्थर में बदलता है। अवसादी, अग्नेय, रूपांतरित, मिट्टी। तो याद रखना है अवसादी चट्टान जो होता है वह चूना पत्थर में बदल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है। तो रूपांतरित चट्टान का अंतर्गत आता है कौन, संगमरमर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चट्टान से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होता है। लोहा भी प्राप्त होता है, सोना भी, चांदी भी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि झारखंड में पत्थरों का उपयोग किसके लिए होता है। याद रखना झारखंड में पत्थर का उपयोग जो है इसके लिए किया जाता है, घर बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। सड़क बनाने के लिए भी, चार दीवारी बनाने के लिए भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस चट्टान का उपयोग सड़क बनाने में होता है। ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो याद रखना बलुआ पत्थर का उपयोग जो है सड़क के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अवसादी चट्टान की परतें किस कारण से ठोस हो जाती है। तो याद रखना दबाव के कारण अवसादी चट्टान जो होता है वह कठोर हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस चट्टान का रंग लाल, भूरा, काला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना बलुआ पत्थर के कारण जो चट्टान होता है लाल, भूरा और काला हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि अग्नेय चट्टान का कौन सा उदाहरण है। बताना है कि अग्नेय चट्टान जो है उसका उदाहरण कौन सा है। ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, नाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, ग्रेनाइट। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि जीवाश्म किसके दबे रहने से बनता है। बताना है कि जीवाश्म जो है वह किसके दबे रहने से बनता है। पेड़ पौधा, चट्टान, पानी, मिट्टी। तो याद रखना है पेड़ पौधा के दबे रहने से चट्टान का, जीवाश्म का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि सोना और चांदी किससे प्राप्त होता है। बताना है कि सोना और चांदी जो है क्या चीज से प्राप्त होता है। धातु, चट्टान, खनिज, पेड़ पौधा। याद रखना सोना और चांदी जो है वह खनिज से प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस चट्टान से मकानों की फर्श बनता है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। याद रखना बलुआ पत्थर का निर्माण जो है मकान के फर्श बनाने में किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकुड़ का कौन सा पत्थर बहुत अच्छा माना जाता है। बताना है कि पाकुड़ का कौन सा पत्थर है जो बहुत अच्छा माना जाता है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, काला पत्थर, संगमरमर। तो याद रखना है काला पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस प्रकार की चट्टान परत दर परत जमती है। बताना है कि किस प्रकार के चट्टान है जो परत दर परत जमता है। तो याद रखना है अवसादी चट्टान जो है वो परत दर परत जमता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सी चट्टान जीवाश्म बनाने में मदद करती है। तो याद रखना है जीवाश्म बनाने में मदद कौन सा चट्टान करता है। तो अवसादी चट्टान जो होता है वो जीवाश्म बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि नाइस किस चट्टान का रूपांतरण है। बताना है कि नाइस जो है वह किस चट्टान का रूपांतरण है। तो याद रखना है ग्रेनाइट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कि चट्टानों की मजबूती किस रंगों से आंकी जाती है। लाल और भूरा, सफेद और काला, की हरा और नीला, की पीला और नारंगी। तो याद रखना चट्टान की मजबूती जो है वह सफेद और काला रंग से किया जाता है, आंका जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है सड़क निर्माण में सबसे बड़ा पत्थर किस आकार का होता है। छोटा, मध्यम, बड़ा, मोटर के आकार का। तो याद रखना है बड़ा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चट्टानों के अध्ययन का क्या महत्व है। बताना है कि चट्टानों के अध्ययन जो है उसका क्या महत्व होता है। खनिज प्राप्ति, बिल्कुल सही बात है। भवन निर्माण, ये भी सही है। जीवाश्म निर्माण, ये भी सही है। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जो चट्टान परतों में नहीं होता है वह कौन सी है। बताना है कि कौन चट्टान परत में नहीं होता है।
अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जीवाश्म चट्टान। ठीक है, तो याद रखना अग्नेय चट्टान जो होता है वह परतों में नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 38 नंबर प्रश्न कि किस चट्टान का उपयोग किला तथा महल के निर्माण में होता है। बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, संगमरमर, नाइस। तो याद रखना बलुआ पत्थर का उपयोग जो है महल और किला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चूना पत्थर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो याद रखना है रूपांतरित चट्टान का चूना पत्थर जो है रूपांतरित रूप होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कि कौन सा खनिज रसोई गैस में उपयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सोना। तो याद रखना प्राकृतिक गैस जो है उसका उपयोग हम लोग रसोई गैस में के रूप में करते हैं लोग। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा चैप्टर भूगोल के क्लास 7 का तीसरा चैप्टर आंतरिक बल और उससे बनने वाला भूभाग जो है उस सभी से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप के झटका क्यों आता है। बताना है कि भूकंप जो है उसका झटका क्यों आता है। तो याद रखना पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से क्या होता है भूकंप के झटका आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूकंप से किस प्रकार की हानि होती है। बताना है कि भूकंप जो है उसे किस प्रकार की हानियां होती है। तो याद रखना है जान माल दोनों की हानि होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। बताना है कि ज्वालामुखी जो है वह किसको कहा जाता है। तो याद रखना है जब पृथ्वी से लावा निकलता है, ठीक है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि ज्वालामुखी के कारण क्या लाभ मिलता है। याद रखना है नई जमीन मिलती है। जब ज्वालामुखी आता है तो क्या होता है नया जमीन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिमाण स्वरूप कौन सा भू आकृति बनता है। तो याद रखना है ज्वालामुखी और पहाड़ जो है बनता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मुर्दार परत कैसे बनते हैं। बताना है कि मुर्दार परत जो है वह कैसे बनता है। तो याद रखना है धरातलीय दबाव से मुर्दार परत जो है बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संचयन पर्वत कैसे बनते हैं। बताना है कि संचय पर्वत जो है वह कैसे बनता है। तो लावा के ठंडा होने से संचय पर्वत का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुर्दार और संचय पर्वतों में क्या समानता है। तो याद रखना है दोनों को पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। तो याद रखना पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। तो पर्वत में बर्फ होता है लेकिन पठार में बर्फ नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे पर्वत के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना पर्वत जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि वलित पर्वत कैसे बनते हैं। बताना है कि वलित पर्वत जो है वह कैसे बनता है। तो याद रखना वलित पर्वत जो होता है धरातलीय दबाव के कारण से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भ्रंशोत्तस पर्वत किसके कारण बनता है। तो याद रखना है धरती के बीच के हिस्से के उठने से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संचयन पर्वत का एक उदाहरण क्या है। तो याद रखना संचय पर्वत जो होता है उसका एक उदाहरण क्या होता है कालीमंजारो। ठीक है, संचय पर्वत का उदाहरण है सॉरी किलिमंजारो। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं। बताना है कि अवशिष्ट पर्वत जो होता है वह कैसा बनता है। तो वायु और बारिश के अपर्दन से क्या होता है अवशिष्ट पर्वत बनता है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। बताना है कि अरावली पर्वत जो है वह किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है। तो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत अरावली पर्वत आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूकंप के प्रभाव से पृथ्वी पर क्या होता है। बताना है कि भूकंप के प्रभाव से पृथ्वी जो है उस पर क्या होता है तो भूमि फट जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है। याद रखना है भूकंप की तीव्रता को हम लोग किससे मापते हैं लोग। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को क्या करते हैं मापते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो याद रखना है
रिएक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि भूकंप रोधी भवन बनाना क्यों आवश्यक है। बताना है कि भूकंप रोधी भवन बनाना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि वो भूकंप से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, इसलिए भूकंप रोधी भवन बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप के समय कहाँ छिपना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है चौकी या टेबल के नीचे क्या करना चाहिए, छिपना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज्वालामुखी किन स्थानों पर फूटता है। तो याद रखना है कमजोर प्लेट पर ज्वालामुखी जो है फूटता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है। बताना है कि ज्वालामुखी जो है उससे क्या निकलता है। तो याद रखना है लावा निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज्वालामुखी के मृत हो जाने पर क्या बनता है। तो याद रखना है ज्वालामुखी के मृत हो जाने से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्रेटर क्या है। बताना है कि क्रेटर जो है वो क्या है। तो याद रखना ज्वालामुखी के ऊपरी सिरा जो होता है उसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। तो याद रखना वलित पर्वत है। ठीक है, याद रखना हिमालय पर्वत जो है वह एक प्रकार के वलित पर्वत है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण भारत की काली मिट्टी किससे बनी है। तो याद रखना है दक्षिण भारत की काली मिट्टी जो है वह लावों से बना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जब दो प्लेट टकराती है तो क्या बनता है। तो याद रखना है जब दो प्लेट टकराता है तो पर्वत का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि धनासन घाटी किससे बनती है। तो याद रखना है धनासन घाटी जो है चट्टान के नीचे धंसने से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है पठार की ढाल कैसी होती है। तो याद रखना पठार की ढाल जो होता है वह खड़ा रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है। तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार जो है वह झारखंड में देखने को मिलता है। याद रखना छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मैदान नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे चौथा चैप्टर वायुमंडल और इसका संगठन से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। बताना है कि वायुमंडल जो है वह किसे कहा जाता है। तो याद रखना है पृथ्वी के चारों ओर फैले वातावरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक है। तो याद रखना है 800 किलोमीटर तक ले है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है। बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है किस गैस का होता है। तो याद रखना है नाइट्रोजन का वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। बताना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वह क्या है। तो याद रखना पौधा के लिए अनुकूलन घर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करता है। तो याद रखना है पेड़ पौधा जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे पहली परत कौन सी है। तो याद रखना है वायुमंडल के सबसे पहली परत जो है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्या होता है। बताना है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो क्या हो जाता है। तो याद रखना है द्वीप जो होता है वह डूब जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कि रेडियो तरंग किस परत से वापस लौटती है। बताना है कि रेडियो तरंग जो होता है वह किस परत से वापस लौटती है। तो याद रखना है बाह्य मंडल से रेडियो तरंग जो होता है वह वापस लौटती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ओजोन परत किससे रक्षा करती है। बताना है कि ओजोन परत जो है वह किससे रक्षा करती है। तो याद रखना है पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है वह रक्षा करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। बताना है कि वायुमंडल जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो याद रखना है 20.3
99% मतलब 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है बहिर्मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे बाह्य बाहरी परत को मतलब ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत में बादल और वर्षा होता है। बताना है कि वायुमंडल का कौन सा परत है जिसमें बारिश और बादल होता है। तो याद रखना है क्षुभ मंडल जो होता है उसी में बारिश और बादल की घटना देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तापमान बढ़ाने से कौन सा खतरनाक परिमाण हो सकता है। तो याद रखना तापमान बढ़ाने से ग्लेशियर जो होता है वह पिघल सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा मंडल रेडियो तरंग को पुनः पृथ्वी पर भेजता है। तो याद रखना है बाह्य मंडल। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाता है। बताना है कि वायुमंडल के किस परत पे उल्का पिंड जो होता है वह जलकर नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है मध्य मंडल में उल्का पिंड जो होता है वो जलकर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत जो होता है वह कौन होता है। तो याद रखना क्षुभ मंडल जो होता है वह पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। बताना है कि समताप मंडल जो होता है उसका ऊंचाई कितना होता है। तो याद रखना है समताप मंडल जो होता है उसका ऊंचाई 50 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो याद रखना वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। तो याद रखना ओजोन परत जो है वो किस मंडल में स्थित रहता है। तो याद रखना है समताप मंडल में ओजोन परत स्थित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस किरण से होता है। तो याद रखना ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर बढ़ता तापमान किसके लिए खारा है। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी पर बढ़ता तापमान जो है वह जीवन के लिए खारा है। जीवन के लिए मतलब खतरा है। ठीक है, याद रखना पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से क्या होगा, तो जीवन पर खतरा होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रेडियो तरंग किसके माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो याद रखना रेडियो तरंग जो होता है बाह्य मंडल के माध्यम से हम तक पहुंचता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। बताना है कि किस मंडल में हवाई जहाज जो है वह उड़ता है। तो याद रखना है हवाई जहाज जो होता है वह समताप मंडल में उड़ता है। लिख के रख सकते हैं आप लोग कि इसमें से इस मंडल से एक प्रश्न जरूर आएगा ही आएगा बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से किस परत को नुकसान होता है। तो याद रखना समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो शुभ मंडल जो होता है उसको नुकसानी पहुंचती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। तो याद रखना है 800 किलोमीटर तक पृथ्वी से लगभग ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करता है। तो याद रखना है पेड़ पौधा जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण जो होता है क्या होता है, तो बर्फ जब पिघलता है तो समुद्र का क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ओजोन परत किस प्रकार के किरणों को सोखती है। तो याद रखना ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों को सोखती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है। तो याद रखना है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का प्रभाव जो है किसके कारण हो सकता है, तो मतलब इसके प्रभाव से क्या हो सकता है, तो याद रखना द्वीप जो होता है वह डूब सकता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि सबसे अधिक प्रदूषण
किस गैस से होती है। बताना है कि सबसे अधिक प्रदूषण जो है वह किस गैस से देखने को मिलती है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल के किन घटकों का मिश्रण होता है। बताना है कि वायुमंडल के किन घटकों का मिश्रण होता है। तो याद रखना है विभिन्न गैसों का वायुमंडल जो है घटक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने से क्या होता है। बताना है कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने से क्या होता है। तो याद रखना है जल स्तर जो होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है। बताना है कि वायुमंडल जो है वह क्या है। तो याद रखना है पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे पहली परत कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वी के सबसे पहली परत जो है उसे हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस का उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखना है ग्रीन हाउस गैस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताप को बचाना होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है। तो याद रखना पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वह नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि समताप मंडल में किसकी परत पाई जाती है। बताना है कि समताप मंडल में क्या चीज का परत पाया जाता है। तो याद रखना है ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, जो प्रकाश के पराबैंगनी किरणों को आने से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पांचवा चैप्टर बिन पानी सब सून। ठीक है, क्लास 7 भूगोल का पांचवा चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में कि बिन पानी सब सून। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पानी के कौन कौन से स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो याद रखना है पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वह समुद्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी का सबसे बड़ा उपयोग क्या है। बताना है कि पानी का सबसे बड़ा उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो व्यापारिक सामान भेजने के लिए, यहाँ पे सामान होगा, सामान भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जमीन के नीचे जल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है। तो याद रखना तालाब को बनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि निम्न में से पानी की कितनी मात्रा पीने में उपयोग होता है। तो याद रखना है 2 लीटर पानी का उपयोग पीने में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि यदि नल खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। याद रखना है यदि नल खोल दिया जाए तो क्या होता है। तो याद रखना पानी बर्बाद होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ज्वार और भाटा कब आता है। बताना है कि ज्वार और भाटा जो है वो कब आता है। तो याद रखना महीना में 2 बार ज्वार और भाटा आता है। उसके बाद प्रश्न है कि समुद्र के जल में तैरना क्यों मुश्किल होता है। बताना है कि समुद्र के जल में तैरना क्यों मुश्किल होता है। तो याद रखना समुद्र के लहर होता है इसलिए समुद्र में तैरना मुश्किल होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। तो याद रखना पानी के संग्रह को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आपकी पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा क्या है। बताना है कि पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा क्या है। तो याद रखना है पृथ्वी पर 71% जलमंडल है, मतलब जल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है। बताना है कि मुंबई जो है वह किस सागर के किनारे स्थित है। तो याद रखना है अरब सागर के किनारे मुंबई बसा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि ज्वार भाटा के समय पानी की ऊंचाई किसके कारण बढ़ती है। तो याद रखना है चांद के कारण। ज्वार भाटा के समय पानी की ऊंचाई जो है किसके कारण बढ़ती है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि ज्वार भाटा के समय पानी की ऊंचाई जो है किसके कारण
बढ़ता है। इसको आपको होमवर्क में बताना है कि ज्वार भाटा के समय पानी की ऊंचाई जो है किसके कारण बढ़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है। तो याद रखना पानी में नमक जो होता है अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र का जल जो है खारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी में मीठे पानी के झीलों में कौन सा झील है। बताना है कि भारत में मीठे पानी का झील किसको कहा जाता है। तो याद रखना है डल झील भारत में मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूगर्भीय जल स्तर में कमी क्यों आ रही है। तो याद रखना जल का अपव्यय के कारण भूगर्भीय जल स्तर में कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक लवणता किस महासागर में है। तो याद रखना है अल्टार्कटिक महासागर जो है वहाँ पे विश्व में सबसे अधिक लवणता देखने को मिलता है, मतलब सबसे नमकीन पानी देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल चक्र किसे कहते हैं। बताना है कि जल चक्र जो है किसे कहते हैं। तो याद रखना जल के निरंतर क्रिया को जल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व के किस महासागर में सबसे अधिक नमक होता है। तो याद रखना अल्टार्कटिक महासागर जो है वहाँ पे सबसे अधिक नमक होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ज्वार भाटा का फायदा क्या है। बताना है कि ज्वार भाटा जो है उसका क्या फायदा है। तो याद रखना मछली पकड़ने में आसान मतलब उपाय हो जाता है, ठीक है, मतलब आसानी से मछली पकड़ा जा सकता है जब ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना डल झील जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखना डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बताना है कि पानी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखना है पानी का संग्रह कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि काला सागर किस श्रेणी में आता है। तो याद रखना है काला सागर जो है वह महासागर के अंतर श्रेणी में आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है भारत में जल संग्रह जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा स्रोत पानी का बड़ा उपयोग नहीं करता है। जल चक्रण जो होता है वह पानी का बड़ा उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि वायुमंडल का जल कब प्राप्त होता है। बताना है कि वायुमंडल का जल जो है वह कब प्राप्त होता है। तो बादलों से वायुमंडल का जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भट्ठा कब होता है। बताना है कि भट्ठा जो है वह कब होता है। तो याद रखना है समुद्र का पानी नीचे लौटता है तो भट्ठा का निर्माण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा झील है जो मीठे पानी का झील नहीं है। तो डल भी मीठा पानी का झील है, नैनी झील भी है, कांवर भी है, लेकिन सागर झील जो है वो मीठे पानी का झील नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्र का जल किस कारण से खारा होता है। तो याद रखना वाष्पीकरण के कारण समुद्र का जल जो है वह खारा होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो याद रखना जल का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा भूमिगत जल का स्तर को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न है कि वाटर हार्वेस्टिंग विधि क्या है। बताना है कि वाटर हार्वेस्टिंग विधि जो है किसको कहा जाता है। तो वर्षा जल के संग्रह करने की क्रिया को हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग विधि कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा महासागर सबसे गर्म है। ठीक है, तो याद रखना हिंद महासागर जो है वह सबसे गर्म महासागर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी की उपयोगिता की आदतों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना पानी की उपयोगिता जो है वह स्कैम्प बुक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न कि थार और सहारा मरुभूमि में वर्षा कैसे होती है। तो याद रखना है थार और सहारा मरुभूमि जो है वहाँ पे कम मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी का अपव्यय किससे संबंधित है।
तो याद रखना पानी का अपव्यय है जो है वह जल के उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखना भूमि में जल का रिसाव जो है यह सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि पानी में लवणता किस कारण अधिक होती है। तो याद रखना पानी में लवणता जो है वह वाष्पीकरण के कारण अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्या समुद्र के जल से पीने योग्य जल तैयार किया जा सकता है। तो याद रखना है समुद्र के जल से पीने योग्य जल जो है तैयार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा झील भारत में नहीं है। बताना कि इसमें से कौन सा झील है जो भारत में नहीं है। तो मानसरोवर झील जो है वह भारत में देखने को नहीं मिलता है, बाकी के तीनों है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा का पानी कहाँ से आता है। बताना है कि वर्षा का पानी जो है वह कहाँ से आता है। तो याद रखना बादल से वर्षा का पानी आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे कि भूगर्भीय जल स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो जल संरक्षण से हम लोग क्या कर सकते हैं, भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ा सकते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है कि प्यास लगने पर पानी का उपयोग सोच समझ कर क्यों करना चाहिए। पानी की गुणवत्ता के कारण प्यास लगने पर पानी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास 7 भूगोल का 6 चैप्टर हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो याद रखना है दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का अंतर्जाल को पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सा शामिल होता है। बताना है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसमें क्या शामिल होता है। तो याद रखना नदी पहाड़ और जंगल जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण जो है वो किसका उदाहरण है। तो कल कारखाना जो है वो मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। उसके बाद हम देखेंगे कि वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है। तो याद रखना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी के सभी वायुमंडल में मुख्य गैस है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कि स्थल मंडल क्या होता है। बताना है कि स्थल मंडल क्या होता है। तो याद रखना है स्थल मंडल जो होता है वो भूमि का एक भाग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कि जल मंडल किससे बनता है। बताना है कि जल मंडल जो है वह किससे बनता है। तो याद रखना है सागर और महासागर से जल मंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर के सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है। बताना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या चीज शामिल है। तो याद रखना है पर्व त्योहार। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव निर्मित पर्यावरण का कौन सा हिस्सा सड़क व पुल है। बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण जो है उसका कौन सा हिस्सा सड़क व पुल है। याद रखना मानव निर्मित पर्यावरण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्यावरण के मुख्य 2 प्रकार कौन है। बताना है कि पर्यावरण का मुख्य 2 प्रकार कौन कौन है। तो याद रखना प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण जो है वह पर्यावरण के दो प्रकार है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि किस गैस से पौधा अपना भोजन बनाता है। बताना है कि कौन सा गैस है जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है। तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा जो है अपना भोजन बनाता है। याद रखना है पौधा को हम लोग को जरूर मनुष्य की जरूरत है, लेकिन मनुष्य को पौधा की जरूरत है। ठीक है, लेकिन पौधा को मनुष्य के जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब यह हुआ कि अगर पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा रह सकता है। ठीक है, तो याद रखना पेड़ हमारे जीवन लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना पेड़ पौधा अपना भोजन क्या चीज से बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है और मनुष्य इसका विपरीत करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि स्थल मंडलीय पर्यावरण का उदाहरण है।
बताना है कि स्थलमंडलीय पर्यावरण का उदाहरण कौन है। तो याद रखना है खनिज जो है वह स्थलमंडलीय पर्यावरण का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जलमंडल में क्या शामिल है। याद रखना है जलमंडल में क्या शामिल है। तो याद रखना झील जो होता है यह सब जलमंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है। तो याद रखना वायुमंडल में अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो याद रखना नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वृक्षारोपण से किस गैस की मात्रा संतुलित होती है। तो याद रखना है ऑक्सीजन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कटता जंगल किसको प्रभावित करता है। बताना है कि कटता जंगल जो है वो क्या चीज को प्रभावित करेगा। तो वायुमंडल को कटता जंगल जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि जैविक कचरा को कौन समाप्त करता है। तो याद रखना चील जो है जैविक कचरा को क्या करता है समाप्त कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पेड़ पौधा का महत्व किस जगह से बढ़ा है। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण पेड़ पौधा का महत्व बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किसके कारण वायु प्रदूषित होती है। तो याद रखना उद्योग धंधा के कारण वायु जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषित होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना पृथ्वी के गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव द्वारा किस कार्य से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो याद रखना मकान बनाना सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैवमंडल में कौन शामिल है। बताना है कि जैवमंडल में कौन सा चीज शामिल है। तो याद रखना है जीव जंतु जैवमंडल में शामिल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा उपाय है। तो याद रखना है वृक्षारोपण। ठीक है पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़ा उपाय कोई है तो पेड़ पौधा है वृक्षारोपण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलमंडल का कौन सा भाग सागर है। तो याद रखना है जलमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किससे प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान होता है। तो याद रखना है मकान निर्माण से प्राकृतिक पर्यावरण जो है सबसे ज्यादा क्षति होती है। उसके बाद प्रश्न है कि सांस्कृतिक पर्यावरण में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं है। ठीक है बताना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण में कौन सा शामिल नहीं है। तो जंगल जो है यह प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल नहीं होता है। गंगा पूजन किस पर्यावरण का हिस्सा है। बताना है कि गंगा पूजन जो है किसका हिस्सा है तो सांस्कृतिक पर्यावरण का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव निर्मित पर्यावरण का कौन सा उदाहरण है। बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण जो है वह उसका उदाहरण कौन है। तो मकान जो है मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष पूजा किस पर्यावरण का हिस्सा है। तो याद रखना है संस्कृति। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जैव मंडल में कौन सा जीव शामिल है। बताना है कि जैव मंडल में कौन सा जीव जो है शामिल है। तो याद रखना है मछली जो होती है वह जीव मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है खनिजों का इस्तेमाल किस में होता है। तो याद रखना है खनिजों का इस्तेमाल जो है वह घर निर्माण में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण को नुकसान किससे होता है। तो याद रखना पर्यावरण का नुकसान जो है सबसे अधिक मात्रा में कल कारखाना से होती है। उसके बाद प्रश्न है कि ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है। तो याद रखना ऑक्सीजन का उपयोग जो है वह मनुष्य पेड़ पौधा जीव जंतु सभी करता है। उसके बाद प्रश्न है किस गैस से पौधा अपना भोजन बनाता है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण मुख्य है। तो याद रखना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में गैसों का मुख्य मिश्रण है। उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल की कितनी परत है। तो याद रखना है वायुमंडल जो है उसका मुख्य 5 परत होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो याद रखना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह क्या करता है पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि खनिज ईंधनों का उपयोग कहाँ होता है
तो याद रखना उद्योगों में खनिज ईंधनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किससे जल प्रदूषित होता है। तो याद रखना गंदगी फैलाने से जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीव मंडल में किस प्रकार के जीव शामिल होते हैं। तो याद रखना जमीन पर रहने वाला, पानी में रहने वाला, हवा में उड़ने वाला, यह सभी के सभी जीव मंडल में रहने वाला जीव होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 भूगोल का जो दिया हुआ है जीवन का आधार और पर्यावरण, उसे जो भी प्रश्न बन सकता है उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। बताना है कि वृक्षों की संख्या की वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए। बताना है कि नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो कारखानों के कचरा को साफ करके छोड़ना चाहिए, तब जाके नदी का जल क्या हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी गतिविधि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। बताना है कि कौन सी गतिविधि है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो याद रखना है खनिज कोयला का जलना जो है वह पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पॉलिथीन के विकल्प क्या हो सकता है। बताना है कि पॉलिथीन जो है उसका विकल्प क्या हो सकता है। तो याद रखना है सबसे अच्छा पॉलिथीन का विकल्प हो सकता है कपड़ा का थैला का यूज करना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शहरी पर्यावरण कैसा होता है। बताना है कि शहरी पर्यावरण जो है वह कैसा होता है। तो याद रखना है दम घोटू होता है, ठीक है। जो हवा गांव देहात में मिलता है वह शहरी क्षेत्र में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए शहरी पर्यावरण जो होता है वो दम घोटू होता है। जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, वहाँ की हवा और एक देहात का हवा दोनों में बहुत अंतर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। बताना है कि ध्वनि प्रदूषण जो है वह क्या चीज़ से होता है। तो याद रखना है अत्यधिक मात्रा में डीजे बजाया जाए, लाउड स्पीकर से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वह क्या है। तो याद रखना नदी में दूषित पदार्थों को मिलाने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जैसे कल कारखाना के कचरा को क्या किया जाता है, नदी में छोड़ दिया जाता है, उसे जल प्रदूषित हो जाता है और उसमें जो भी जीव जंतु होता है, मछली रहती है, वो सब मरने लगती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए खनिज तेल वाहित चालनों का उपयोग कम करना चाहिए, ठीक है। याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, खनिज तेल वाहित वाहन जो है उसका यूज कम करना चाहिए, ठीक है। उसके जगह पे सीएनजी का यूज किया जा सकता है, प्लस इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किससे वायु प्रदूषण होता है। बताना है कि वायु प्रदूषण जो है वह क्या चीज़ से होता है। तो याद रखना ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद है 10वां प्रश्न कि वृक्षों की सुरक्षा किससे करनी चाहिए। तो याद रखना वृक्षों की सुरक्षा जो है पशुओं से करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्यावरण को प्रदूषित कौन करता है। बताना है कि पर्यावरण जो है उसको प्रदूषित कौन करता है। तो याद रखना वाहन जो होता है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि नदियों में किसे नहीं बहाना चाहिए। बताना है कि नदियों में किसे नहीं बहाना चाहिए। तो याद रखना है मृत पशु जो है उसको नदियों में नहीं बहाना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। बताना है कि जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना है डायरिया जो है वो जल से होने वाला रोग है, ठीक है। तो जल प्रदूषित का यूज करने से डायरिया बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा विकल्प पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बताना है कि कौन सा विकल्प पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो याद रखना है पॉलिथीन का उपयोग करना पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। उसके जगह पे कपड़ा का थैला का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है।
बताना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है। तो याद रखना है वृक्षों के तेजी से कटाव हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। भवनों का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ती जनसंख्या के कारण इनमें से सभी हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। बताना है कि ध्वनि प्रदूषण जो है वह किससे होता है। तो याद रखना वाहन के हॉर्न से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि गंगा नदी के जल को प्रदूषित करने वाला कारक है। बताना है कि गंगा नदी को गंगा नदी के जल को प्रदूषित करने वाला इसमें से कौन सा कारक है। तो याद रखना कल कारखाना जो है गंगा नदी के जल को प्रदूषित कर देता है। उसके बाद प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है। तो याद रखना है श्वास रोग, श्वास से संबंधित जो भी बीमारी है वह वायु प्रदूषण से होने लगती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का क्या असर होता है। याद रखना है पेड़ों का अंधाधुंध कटाई होगा तो पर्यावरण का क्या होगा, नुकसान होगा, जिससे मनुष्य को भी खतरा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है। बताना है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है। याद रखना पर्यावरण की सुरक्षा होता है। ठीक है, पर्यावरण जितना अधिक मात्रा में वृक्ष रोपण करेंगे उससे पर्यावरण की क्या होगा, सुरक्षा होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा ईंधन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बताना कि कौन सा ईंधन जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखना खनिज तेल जो होता है वो पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण जो है वह क्या है। तो याद रखना ओजोन परत के क्षति। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कि किससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। बताना है कि किससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो याद रखना मशीन के आवाज से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल प्रदूषण के कारण क्या है। बताना है कि जल प्रदूषण के कारण क्या है। नदियों में कचरा डालना, पेड़ लगाना, वायु प्रदूषण, साफ पानी पीना। ठीक है, तो याद रखना है नदियों में कचरा डालने से क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किससे वायु प्रदूषण होता है। धुआं से, पॉलिथीन से, वृक्षारोपण से, स्वच्छता से। तो याद रखना है धुआं से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पॉलिथीन का उपयोग किसके लिए हानिकारक है। भूमि के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, किनमें से सभी के लिए। तो याद रखना है पॉलिथीन का उपयोग जो है वह सभी के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी समस्या वैश्विक है। ग्लोबल वार्मिंग, वृक्षारोपण, नदी की सफाई, पशु संचरण। तो याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो वैश्विक समस्या है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में किसकी वृद्धि हो रही है। तापमान का, वृक्ष का, नदियों के जल का, कि ऑक्सीजन का। तो याद रखना है वायुमंडल में तापमान का वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी की शुद्धता किससे बढ़ती है। मछली पालन से, कचरा से, पॉलिथीन से, गाड़ियों के धुआं से। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किससे भूमि प्रदूषित होती है। बताना है कि किससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, पॉलिथीन मिश्रित कचरा से, कि वृक्षारोपण से, कि नदियों की सफाई से, कि वाहन प्रदूषण से। तो याद रखना है पॉलिथीन की मिश्रित कचरा से भूमि जो है प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा प्रदूषण कारखानों से होता है। बताना है कि कौन सा प्रदूषण है जो कारखानों से होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो याद रखना है यह सभी के सभी प्रदूषण जो है कारखाना से होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रदूषण से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। बताना है कि प्रदूषण से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होता है। श्वास संबंधित बीमारी होता है, कान की बीमारी होता है, कि पेट की बीमारी होता है, कि इनमें से सभी होता है। तो याद रखना है प्रदूषण से यह सभी के सभी बीमारी देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कारखानों से निकलने वाला धुआं किस प्रकार के प्रदूषण करता है। वायु प्रदूषण। ठीक है, याद रखना कारखाना से निकलने वाला धुआं जो है वायु प्रदूषण
करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो सकती है? बहरापन। ठीक है, याद रखना, ध्वनि प्रदूषण होगा तो आदमी बहरा हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किससे जल प्रदूषण का स्तर बढ़ता है? बताना है कि किससे जल प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता है। तो याद रखना है, नदियों में गंदगी मिलाने से जल प्रदूषण है जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न की अधिक ध्वनि प्रदूषण किससे उत्पन्न होती है? बताना है कि अधिक ध्वनि प्रदूषण जो है वो क्या चीज से उत्पन्न होती है? तो याद रखना, गाड़ियों के हॉर्न से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है? ओजोन परत की क्षति, की पेड़ पौधा की कमी, की अधिक वाहन की सभी। तो याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि धुआं और गाड़ी के हॉर्न से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु और ध्वनि प्रदूषण, जल एवं भूमि प्रदूषण, पेड़ पौधा का नुकसान, की नदी प्रदूषण। तो याद रखना है, धुआं और गाड़ी के हॉर्न से वायु और ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे किस गतिविधि से ध्वनि प्रदूषण नहीं होती है? तो याद रखना, वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण जो है वह नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी समस्या मानव द्वारा उत्पन्न की गई है। बताना कि कौन सी समस्या है जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार जो है वह खुद मनुष्य ही है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का 9वां चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि थार रेगिस्तान किन राज्यों में फैला हुआ है? बताना है कि थार रेगिस्तान जो है वह किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान, की पंजाब हरियाणा, की उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। याद रखना है, थार रेगिस्तान जो है वह गुजरात व राजस्थान में फैला हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? तो याद रखना, जीवन संघर्षपूर्ण के चलते थार प्रदेश में जनसंख्या कम है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में मुख्य सवारी कौन सी है? बताना है कि थार रेगिस्तान में मुख्य सवारी जो है कौन सी है? हाथी, ऊंट, घोड़ा, गाड़ी। तो याद रखना, ऊंट जो है वह थार रेगिस्तान का मुख्य सवारी होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि थार प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन से है? तांबा, सोना, संगमरमर, जिप्सम, हीरा, कोयला, चांदी, अभ्रक। ठीक है, तो याद रखना है, थार प्रदेश में संगमरमर और जिप्सम जो है प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि थार प्रदेश में किस फसल की प्रमुखता है? बताना है कि थार प्रदेश में किस फसल की प्रमुखता होता है? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो याद रखना, बाजरा जो है वह थार प्रदेश का प्रमुख फसल होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठंडी, नम, की शुष्क, गर्म, की बरसाती, आर्द्र, की ठंडी बरसाती। तो याद रखना है, शुष्क और गर्म जो है थार रेगिस्तान की जलवायु होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि थार में वर्षा कितनी होती है? बताना है कि थार क्षेत्र जो है वहाँ पे वर्षा कितना होता है? तो याद रखना है, 25 सेंटीमीटर से कम भी थार क्षेत्र में बारिश होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? बबूल, नागफनी, चीड़, देवदार, आम, नीम, बरगद, पीपल। तो याद रखना है, बबूल और नागफनी का पेड़ जो है थार रेगिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि साफा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, साफा जो है वह सिर पर बांधने वाला एक पगड़ी होता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? साफा कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किस नहर के बनने से पानी की समस्या दूर हुई? बताना है कि थार प्रदेश में कौन सा नहर बनाया गया जिससे पानी की समस्या दूर हो गया है?
गंगा नहर की, यमुना नहर की, इंदिरा गांधी नहर की, नर्मदा नहर। तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर से थार प्रदेश में पानी की समस्या की कमी हुई। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में यातायात के लिए कौन सा पशु उपयोगी है। बताना है कि थार रेगिस्तान में यातायात के लिए कौन सा पशु उपयोगी है। तो अभी बताए थे ऊँट। ठीक है, ऊँट का उपयोग थार रेगिस्तान में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश के लोग मुख्य रूप से कौन सा अन्न खाते हैं। मक्का, चावल, बाजरा की रोटी, गेहूं की रोटी। तो याद रखना है थार प्रदेश का लोग जो है उसका मुख्य अन्न जो होता है बाजरा के रोटी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में पानी की मुख्य स्रोत क्या है। झील है, बावड़ी और कुआं है कि नदियाँ है कि नहर है। तो याद रखना है बावड़ी और कुआं जो है थार प्रदेश में पानी का मुख्य स्रोत है। यह अधिकतर राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश के मुख्य नगर कौन से हैं। बताना है कि थार प्रदेश का मुख्य नगर जो है वह कौन है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर की, जोधपुर, कोटा की, अलवर, भरतपुर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और जैसलमेर जो है वह थार प्रदेश का मुख्य नगर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना है थार प्रदेश में बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किस पेड़ की शाखाएं ऊंट आराम से खा लेता है। आम, नीम, बबूल, पीपल। तो याद रखना है बबूल का शाखा जो है ऊंट आराम से खा लेता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में पानी का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो याद रखना है थार क्षेत्र में पानी का उपयोग जो है वो सावधानी से किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में सबसे अधिक किस उद्योग का विकास है। कपड़ा उद्योग, मूर्ति निर्माण, खेती, मत्स्य पालन। तो याद रखना है मूर्ति का निर्माण जो है थार प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार के रेगिस्तान में कौन सा पेड़ प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो याद रखना है कांटादार जो पेड़ होता है वह थार क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो खजूर भी हो जाएगा, नागफनी भी हो जाएगा, बबूल भी हो जाएगा। तो हम राइट आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में कौन सा प्रमुख जानवर पाला जाता है। गाय, भैंस, बैल, भेड़, हाथी। तो याद रखना है वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में भेड़ और ऊँट को पाला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में बिजली उत्पादन की मुख्य संभावना किस क्षेत्र में है। तो याद रखना है पवन ऊर्जा से ही थार क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थार में ऊँटनी के दूध से क्या बनाया जाता है। पनीर, मक्खन, खोवा, सभी। तो याद रखना है थार क्षेत्र में ऊँटनी के दूध से यह सभी के सभी चीज बनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर देगा सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में पानी कैसे एकत्र किया जाता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्का टैंक बनाकर थार प्रदेश में पानी को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है। तो याद रखना थार में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है। तो याद रखना अरावली जो है वह थार का पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किस प्रकार की खेती होती है। गहन कृषि की, सिंचाई आधारित कृषि की, वर्षा आधारित कृषि की, आर्सेनिक कृषि। तो याद रखना है सिंचाई आधारित कृषि क्या किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। बताना है कि थार में बहने वाला प्रमुख नदी कौन है। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु। याद रखना सतलज जो है थार में बहने वाला प्रमुख नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि थार में कितनी वार्षिक वर्षा होता है। बताना है कि थार में कितना वार्षिक वर्षा होता है। तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में
किस प्रकार की खनिज खनिज की प्रमुखता है? तो याद रखना है नमक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में किस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है? बताना है कि थार प्रदेश में किस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है? कुटीर उद्योग, भारी उद्योग, विनिर्माण उद्योग की सेवा उद्योग। याद रखना है कुटीर उद्योग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किस प्रकार की हस्तियाँ सॉरी आंधियाँ चलती है? बताना है कि थार प्रदेश में किस प्रकार की आंधियाँ चलती है? ठंडी, बरसाती, बालू भरी की हिम आंधियाँ। तो याद रखना है बालू भरी आंधियाँ थार प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किसका प्रमुख व्यवसाय है? बताना है कि थार प्रदेश में क्या चीज़ का प्रमुख व्यवसाय होता है? खनन का, मूर्ति निर्माण का, कपड़ा की रंगाई का कि कृषि का। तो याद रखना है मूर्ति का निर्माण जो है थार प्रदेश में व्यवसाय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में पानी की कमी को किस नहर से दूर किया गया? तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर से दूर किया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में मुख्यतः किस मिट्टी में फसल उगाई जाती है? तो याद रखना बलुई मिट्टी में फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किस प्रकार की फसलें उगाया जाता है? तो याद रखना थार प्रदेश में बाजरा और जौ अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 35वां प्रश्न कि थार प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो याद रखना बाजरा की रोटी जो है थार प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में लोग किस पशु से ऊनी वस्त्र बनाते हैं? तो याद रखना भेड़ से ऊनी वस्त्र बनाते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि थार प्रदेश में किस नहर के माध्यम से हरियाली आई? तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर से थार प्रदेश में हरियाली आई। उसके बाद प्रश्न है कि थार के लोग अपने जीवन में किस जानवर पर सबसे अधिक निर्भर है? तो याद रखना ऊंट पर थार प्रदेश के लोग जो है सबसे अधिक निर्भर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में वर्षा के पानी को कैसे संरक्षित किया जाता है? तो पाका टैंक बनाकर थार क्षेत्र में पानी को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है? याद रखना है जौ और बाजरा जो है थार प्रदेश में सबसे अधिक फसल उगाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्लास 7 के भूगोल का 10वां चैप्टर मानव पर्यावरण और अंतःक्रिया और अपना प्रदेश बिहार। ठीक है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और अपना बिहार से जो भी प्रश्न भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7 से प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बिहार किस नदी के मध्य मैदान में स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। याद रखना है बिहार जो है वह गंगा नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो याद रखना है झारखंड जो है वो बिहार के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की जलवायु कैसी है? याद रखना है उष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में गर्मी के मौसम में अत्यधिक तापमान कितना होता है? तो याद रखना है बिहार में गर्मी के मौसम में अत्यधिक तापमान जो है वह 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में मुख्य पेशा क्या है? बताना है कि बिहार का मुख्य पेशा जो है वह क्या है? तो याद रखना है कृषि। बिहार के लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो याद रखना है कोसी क्षेत्र जो है वह बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? बताना है कि बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ का
बहुत ही मात्रा में सामना करता पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार कौन सी है। याद रखना छठ जो है बिहार के प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है। मगध से, औंग से, भोजपुरी से कि मिथिला से। तो याद रखना है मिथिला क्षेत्र से मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग में किसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रंग का, प्राकृतिक रंग का, तेल रंग का कि जल रंग का। तो याद रखना है मिथिला पेंटिंग में प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का मुख्य फसल कौन सी है। याद रखना है बिहार का मुख्य फसल जो है वह धान है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस जिला में लीची प्रसिद्ध है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में लीची जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किस जिला का आम प्रसिद्ध है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो याद रखना भागलपुर के जर्दालू आम जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के छपरा जिला में कौन सा व्यंजन मशहूर है। तो याद रखना है लिट्टी और चोखा जो है बिहार के छपरा जिला में सबसे अधिक मशहूर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का मुख्य भोजन क्या है। तो याद रखना है चावल, दाल, सब्जी जो है वह बिहार का प्रमुख भोजन है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है लूह कहा जाता है। ठीक है, बिहार में गर्मी के दिन में चलने वाला जो हवा होता है उसे लूह कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। याद रखना कोसी नदी जो है वो बिहार में उत्तर से आकर मिलती है, गंगा में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ के कारण है। तो याद रखना है हिमालय की तराई में वर्षा का होना जो बिहार में बाढ़ का सबसे अधिक कारण बन जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है बिहार की समस्त भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। तो याद रखना है 75% बिहार का भूमि जो है कृषि योग्य है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न बिहार के पश्चिम चंपारण में क्या पाया जाता है। याद रखना है वन जो है बिहार के चंपारण क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है। याद रखना बिहार के सबसे प्रमुख फसल जो है वह धान है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रश्न कि बिहार में किस जिला में जूट की खेती होती है। याद रखना पूर्णिया क्षेत्र में जूट जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, कि जूट का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है पूर्णिया में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में तंबाकू की खेती की जाती है। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखना है तंबाकू की खेती जो है सबसे अधिक मात्रा में दरभंगा क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी जो है दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध घरेलू उद्योग कौन है। याद रखना है बर्तन बनाने का उद्योग जो है बिहार का प्रसिद्ध घरेलू उद्योग है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नहर सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। तो सोन नहर जो है उसका उपयोग बिहार में सिंचाई के लिए सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सिगरेट का कारखाना है। पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर की गया। तो याद रखना मुंगेर में सिगरेट का कारखाना देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कौन सा खनिज प्रमुखता से पाया जाता है। कोयला, अभ्रक, सोना, चूना पत्थर। याद रखना चूना पत्थर जो है बिहार का प्रमुख खनिज है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि बिहार में कौन सा वाहन खेती के लिए उपयोग होता है। तो याद रखना है, बिहार में खेती के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में प्रमुख पेयजल स्रोत कौन सा है। नदी, तालाब, चापाकल, नहर। तो याद रखना है, चापाकल जो है बिहार में प्रमुख पेयजल का स्रोत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का प्रमुख पशु कौन है। तो याद रखना है, बिहार का प्रमुख पशु जो है बकरी व भैंस को माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के कौन सा त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। बताना है कि बिहार के कौन से त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। दिवाली, दशहरा, होली, ईद। याद रखना है, दशहरा जो है इसको सार्वजनिक तौर पे मनाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में प्रमुख रूप से कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है। बताना है कि बिहार के प्रमुख पेंटिंग जो है वह कौन सा है। याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार का सबसे प्रमुख पेंटिंग है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किस जिला में रेलवे वैगन प्लांट है। तो याद रखना है, मोकामा में बिहार के रेलवे वैगन प्लांट स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस जिला में तेल कारखाना है। बताना है कि बिहार में किस जिला में तेल कारखाना देखने को मिलता है। तो बरौनी जो है वहाँ पे तेल कारखाना देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में चूना पत्थर मिलता है। पटना, गया, कैमूर, मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है, कैमूर क्षेत्र में चूना पत्थर अधिक मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी पश्चिम से आकर गंगा में मिलती है। तो सरयू नदी जो है वह पश्चिम से आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो याद रखना, बिहार का प्रमुख उद्योग जो है जूट उद्योग है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में रेलवे कार्यशाला है। बताना है कि बिहार के कौन सा जिला है जहाँ पे रेलवे कार्यशाला है। पटना, जमालपुर, गया, मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है, जमालपुर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में होली किस प्रकार का त्यौहार है। व्यक्तिगत, सामूहिक, धार्मिक कि दोनों। व्यक्तिगत और सामूहिक। याद रखना, होली जो है वह दोनों प्रकार के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रकार का त्यौहार है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 11 चैप्टर, ठीक है। 11वां चैप्टर दिया हुआ है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन, ठीक है। क्लास 7 भूगोल का 11वां चैप्टर में दिया हुआ है तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि केरल की जलवायु कैसी है। बताना है कि केरल जो है वहाँ के जलवायु कैसे देखने का मिलता है। शीतोष्ण की उष्ण, आर्द्र मानसूनी की शुष्क की ठंडी। तो याद रखना, केरल की जलवायु जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी होता है। नेक्स्ट उसके बाद 2 नंबर है कि केरल में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है। बताना है कि केरल में वार्षिक औसत वर्षा जो है वह कितना होता है। 100 सेंटीमीटर, 150 की, 200 की, 50। तो याद रखना, केरल में लगभग 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि केरल की मुख्य वनस्पति कौन सी है। बताना है कि केरल की मुख्य वनस्पति जो है वह कौन है। तो याद रखना, चंदन, सागवान और सुपारी, यह सभी के सभी केरल के मुख्य वनस्पति है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल को मसाला का प्रदेश क्यों कहा जाता है। बताना है कि केरल को मसाला का प्रदेश क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे मसालों की खेती जो है सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल में कौन सा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। बताना है कि केरल में कौन सा नृत्य है जो विश्व में प्रसिद्ध है। भारतनाट्यम, कथक की, कथकली की, मोहिनीअट्टम। तो याद रखना, कथकली जो है वह केरल का विश्व प्रसिद्ध नृत्य है और कथक जो है वह उत्तर प्रदेश के है, ठीक है। याद रखना, कथक जो है उत्तर प्रदेश के नृत्य है और कथकली जो है केरल का है। नेक्स्ट उसके बाद है कि केरल में कौन सी मार्शल आर्ट शैली प्रचलित है। तो याद रखना है, कलारीपयट्टु जो है वह केरल का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल
में नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो याद रखना लेगुर झील में केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न केरल में मछली पालन कहाँ होता है? तो याद रखना धान के खेती में क्या किया जाता है? केरल में मछली का पालन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है। बताना है कि केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है। तो याद रखना मछली और चावल जो है केरल में बहुत ही लोग शौक के साथ खाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल में कौन सा धर्म प्रमुख है। तो याद रखना केरल में मुसलमान धर्म जो है मतलब इस्लाम, ठीक है, प्रमुख धर्म है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो याद रखना है सबरीमाला जो है वह केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल के प्रमुख पेड़ कौन है। तो याद रखना है सागवान और चंदन जो है वह केरल के प्रमुख पेड़ है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी प्रमुख नकदी फसल है। धान, चाय, नारियल, इलायची। तो इलायची जो है वह केरल के प्रमुख नकदी फसल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल में मुख्य रूप से किस पर भोजन परोसा जाता है। थाली में, केला के पत्ता पर, कागज पर कि प्लेट में। तो याद रखना है केरल में केला के पत्ता पर भोजन जो है परोसा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि केरल में साक्षरता दर कैसी है। तो याद रखना है मध्यम है, ठीक है। केरल के साक्षरता दर भी क्या है? मध्यम है, मध्यम नहीं है, ठीक है। केरल के साक्षरता दर पूरा भारत में 1 नंबर पे, ठीक है, सर्वाधिक है, ठीक है। याद रखना है केरल का साक्षरता दर का है सबसे अधिक है और बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। याद रखना है बिहार का साक्षरता दर का है सबसे कम है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है केरल में किस पेड़ का तेल अधिक उपयोग किया जाता है। तो नारियल का तेल जो है केरल में सबसे अधिक ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ तक नारियल के तेल में मछली को भून कर वहाँ पे खाता है लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल का मुख्य खेल कौन सा है। बताना है कि केरल जो है वहाँ का मुख्य खेल जो है कौन है। तो याद रखना मलखम्ब जो है वह केरल का मुख्य खेल है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि केरल में किस नदी के तट पर तटीय मैदान है। तो याद रखना है पेरियार। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि केरल की मुख्य जलवायु विशेषता क्या है। तो याद रखना है उष्ण और आर्द्र। उसके बाद प्रश्न है कि केरल में कितनी बार वर्षा होती है। तो याद रखना है 2 बार केरल में वर्षा होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है केरल का मुख्य पर्यटक आकर्षण क्या है। तो याद रखना नौका दौड़ जो है केरल में बहुत ही आकर्षक पर्यटक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि केरल में खेती के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखना बलुई मैदान जो है केरल में खेती के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि केरल में किस पेड़ का उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाता है। तो सुपारी का उपयोग जो है वह निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कि केरल का मुख्य नाश्ता क्या है। रोटी सब्जी कि इडली डोसा कि पूड़ी हलवा कि सत्तू। तो याद रखना है सत्तू जो है केरल का मुख्य नाश्ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे केरल का मुख्य फसल क्या है। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो याद रखना चावल जो है केरल का मुख्य फसल है। उसके बाद हम देखेंगे कि केरल का मुख्य नकदी उत्पाद कौन सा है। चाय, इलायची, सुपारी, नारियल। तो याद रखना है नारियल जो है केरल का मुख्य नकदी उत्पाद है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केरल में किस खनिज की प्रमुखता है। तो याद रखना यूरेनियम जो है वह केरल में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि केरल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है। बताना है कि केरल के प्रमुख औद्योगिक नगर जो है वह कौन है। तो याद रखना है तिरुवनंतपुरम और कोचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल में किस खेल की प्रतियोगिता प्रसिद्ध है। कबड्डी, तैराकी, नौका दौड़, फुटबॉल। तो याद रखना नौका दौड़ जो है केरल के प्रमुख प्रतियोगिता खेल है। उसके बाद हम देखेंगे 30 नंबर के केरल का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन है। तो याद रखना है सबरीमाला जो है केरल का प्रमुख धार्मिक स्थल है।
उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि केरल में किस भाषा का प्रचलन है? हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़। तो याद रखना है मलयालम जो है केरल में सबसे प्रचलित है। उसके बाद एक 22 नंबर प्रश्न है कि केरल में किसका तेल भोजन में उपयोग होता है? सरसों, नारियल, तिल, जैतून। तो याद रखना है नारियल का यूज भोजन में सबसे अधिक मात्रा में केरल में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि केरल के लोग मुख्य रूप से किस खेल में रुचि रखते हैं? तो फुटबॉल में रुचि रखते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है केरल में चावल की खेती किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? तो कोप मिट्टी जो है उसी में चावल का खेती केरल के लोग करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल की पहाड़ियाँ का नाम क्या है? तो याद रखना है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी जो है वह केरल का प्रसिद्ध पहाड़ी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 36वां प्रश्न कि केरल में किस धार्मिक त्योहार विशेष महत्व है? बताना है केरल के किस धार्मिक त्योहार का विशेष महत्व है? तो ओणम जो है केरल का प्रमुख धार्मिक त्योहार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है केरल का मुख्य समुद्री उत्पाद क्या है? तो याद रखना है केरल का मुख्य समुद्री उत्पाद जो है वह मछली है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केरल में किस प्रकार का मसाज प्रसिद्ध है? तो याद रखना है केरल में थाई मसाज जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे केरल में कौन सी नदी मुख्य है? तो याद रखना है पेरियार नदी जो है वह केरल का प्रमुख नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 12 नंबर चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 12 दिया हुआ है भूगोल के 12वां चैप्टर क्लास 7 में मौसम और जलवायु। ठीक है, तो इससे जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे लोग। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मौसम के अंतर्गत किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु का वेग। तो ये सभी के सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जलवायु को परिभाषित करने के लिए कितने वर्षों का औसत लिया जाता है? तो याद रखना है 33 वर्ष का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो याद रखना सूर्य का ऊर्जा जो है मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है? तो याद रखना है सूर्य के किरण सीधा और तिरछा दिशा के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध होते हैं? तो याद रखना है 5। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायु की गति का कारण क्या होता है? बताना है कि वायु की गति के कारण जो है क्या होता है? वायु दाब में अंतर आ जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि अस्थायी पवन किस दिशा में बहती है? तो याद रखना है एक निश्चित दिशा में अस्थायी पवन जो है वह बहती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मौसमी पवन की दिशा कब बदलती है? बताना है कि मौसमी पवन जो है उसका दिशा कब बदलता है? तो हर मौसम के अनुसार मौसमी पवन जो है वह बदलता रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्थलीय समीर कब चलता है? तो याद रखना है रात में स्थलीय समीर जो है वह चलता है। नेक्स्ट है कि समुद्री समीर जो है कब चलता है? तो याद रखना है दिन में समुद्री समीर चलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चक्रवात किस प्रकार का पवन है? याद रखना है चक्रवात जो है वह तूफानी पवन का एक क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है कि वर्षा कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना वर्षा जो है 3 प्रकार के होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि अत्यधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखना है अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कम वर्षा का मुख्य परिमाण क्या होता है? तो कम जो बारिश होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जल की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो याद रखना है पानी की कमी को पूरा करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, बाढ़ से बचाव के लिए, सिंचाई के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह सभी के लिए जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पवन कितने प्रकार के होता है? याद रखना पवन जो है 3 प्रकार के होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अस्थायी पवन का एक उदाहरण कौन सा है?
तो याद रखना अस्थाई पवन जो है पछुआ पवन का उदाहरण होता है। उसके बाद प्रश्न है कि अस्थाई पवन का उदाहरण क्या है, तो लू जो है वह अस्थाई पवन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्री समीर किस दिशा में होती है, बताना है कि समुद्री समीर का दिशा जो है कैसा होता है, तो समुद्र के स्थल की ओर यह होता है। नेक्स्ट है कि स्थलीय समीर की दिशा क्या होती है, तो याद रखना स्थल से समुद्र की ओर स्थलीय समीर का दिशा होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि चक्रवात कब बनता है, बताना है कि चक्रवात जो है वह कब बनता है, तो निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रवात जो है वह बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है, तो याद रखना है पर्वत से टकराकर हवा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि सबसे अधिक तापमान वाले कटिबंध को क्या कहते हैं, बताना है कि सबसे अधिक तापमान वाला कटिबंध जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, संघनन, वाष्पीकरण, वर्षा, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यह सभी के सभी जल चक्र प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट उसके बाद 25 नंबर हम देखेंगे प्रश्न कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लोग घर के छप्पर की ढाल कैसा बनाता है लोग, तो याद रखना तिरछा बनाता है लोग। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो बाजरा जो है वह कम क्षेत्र वाले जहाँ पे कम वर्षा होता है वहाँ पे बाजरा की खेती, बाजरा जौ का खेती किया जाता है। जैसे में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उस क्षेत्र में बाजरा जौ का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चक्रवातीय वर्षा किस कारण से होता है, तो याद रखना निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रवातीय वर्षा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लू किस प्रकार का पवन है, तो याद रखना यह एक प्रकार के गर्म पवन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मौसमी पवन से भारत में कौन सी घटना होती है, तो याद रखना मानसून पवन, मानसून घटना होता है। उसके बाद प्रश्न है कि चक्रवात समुद्र में आने पर क्या प्रभाव दिखाता है, तो याद रखना समुद्र की लहर की ऊंचाई जो है बढ़ जाता है। जब समुद्री चक्रवात आता है तो क्या होता है, समुद्र की लहर का ऊंचाई जो है वह बढ़ने लगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायु का बहाव किस दिशा में होती है, बताना है कि वायु के बहाव जो है वह किस दिशा में होता है, तो उच्च दाब से निम्न के दाब की ओर वायु का दिशा होता है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई पवन का एक अन्य नाम क्या है, तो अस्थाई पवन को हम लोग व्यापारिक पवन के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानसूनी पवन किस कारण से बनता है, तो याद रखना तापमान के अंतर से मानसूनी पवन बनता है। उसके बाद हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न कि संवहनिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना है वायु का गर्म होकर ऊपर उठना जो है संवहनी वर्षा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कि भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है, तो याद रखना मौसमी वर्षा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शीत कटिबंध में तापमान कैसा रहता है, तो याद रखना निम्न रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि अत्यधिक वर्षा के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो याद रखना अत्यधिक वर्षा के कारण भूस्खलन की समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी समस्या उत्पन्न होगा, तो जल के कमी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि चक्रवात की शक्ति किससे मापी जाती है, बताना कि चक्रवात की शक्ति जो है क्या चीज से मापा जाता है, तो सैफिर सिम्पसन स्केल से चक्रवात की शक्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अब प्रश्न देखेंगे लोग कि वर्षा का जल संरक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है, तो याद रखना है खेती के लिए, पीने के लिए, जल संसाधन के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बीके यूनिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे
13वां चैप्टर मौसम संबंधित उपकरण जो है भूगोल क्लास 7 के 13वां चैप्टर में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पहले का देखेंगे प्रश्न कि दैनिक तापमान में किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो याद रखना अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान ये दोनों का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि दिन भर के तापमान में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना सूर्य से मिलने वाला तापमान जो है यही विभिन्नता का कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का उपयोग जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि थर्मामीटर में अधिकतम तापमान मापने के लिए कौन सा द्रव भरा जाता है। तो एल्कोहल का उपयोग थर्मामीटर में अधिकतम तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हवा की दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो विडवेन जो है उसका उपयोग विंड वेन ठीक है हवा के दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है वर्षा जो है रेन गेज से क्या किया जाता है वर्षा को मापा जाता है। ताप को टेम्परेचर से मापते हैं लोग और वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं लोग और विंड वेन से हवा के गति मापते हैं लोग। नेक्स्ट है कि थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है। बताना कि थर्मामीटर में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह तापमान को क्या करता है जल्दी दर्शा देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हवा की दिशा का पता लगाने के लिए विंडेन किस दिशा में घूमता है। तो याद रखना हवा की दिशा में विंडेन जो है घूमता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए कौन सा पैमाना का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है। याद रखना है वर्षा की इकाई जो है उस वर्षा को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं लोग। नेक्स्ट है कि अधिकतम तापमान कब होता है। तो याद रखना दोपहर में सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम तापमान कब होता है। तो याद रखना न्यूनतम तापमान जो है वह सुबह के 4 बजे देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना पारा का उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा मापक यंत्र में जल कैसे इकट्ठा होता है। तो कीप के द्वारा वर्षा मापक यंत्र में जल जो है इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विंडेन किस यंत्र के सहारे छत पर लगाया जाता है। तो छड़ के सहारा लगाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न कि तापमान की मापक इकाई क्या होती है। तो याद रखना है तापमान को हम लोग सेल्सियस से मापते हैं लोग। उसके बाद है कि शरीर का तापमान मापने के लिए किस पैमाना का उपयोग किया जाता है। तो फ़ारेनहाइट का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा पैमाना प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। तो सेल्सियस का उपयोग जो है थर्मामीटर में प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि मौसम संबंधित आंकड़ा कहाँ एकत्र किया जाता है। तो वेधशाला में मौसम संबंधित आंकड़ा को क्या किया जाता है एकत्रित किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा मापक यंत्र के पैमाना पर क्या संकेत होता है। तो याद रखना है सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हवा की दिशा किस उपकरण से ज्ञात की जाती है। बताना कि हवा की दिशा जो है किस उपकरण से ज्ञात किया जाता है। तो विंडेन से हवा की गति को क्या करते हैं ज्ञात करते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है कि डॉक्टरी थर्मामीटर किस पैमाना पर मापता है। याद रखना डॉक्टरी थर्मामीटर जो है वो फ़ारेनहाइट में मापता है। उसके बाद प्रश्न है कि थर्मामीटर की आकृति किस अक्षर के समान होता है। याद रखना है यू आकार का। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि हवा की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। याद रखना है हवा की गति मापने वाले यंत्र को हम लोग एनीमोमीटर
कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अधिकतम तापमान को मापने के बाद पारा कहाँ रुकता है। तो याद रखना ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अधिकतम ताप को मापने पर पारा जो है ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अधिकतम तापमान के बाद पारा कैसे वापस लाया जाता है। तो चुंबक से क्या किया जाता है, अधिकतम तापमान के बाद पारा को नीचे की ओर लाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मौसम केंद्र का तापमान मापने का यंत्र कौन है। तो थर्मामीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि हवा की दिशा जानने के लिए किस दिशा में तीर का सिर होता है। तो याद रखना है हवा के दिशा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायु की गति को मापने वाला यंत्र कौन है। तो वायु की गति को हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन है। तो बैरोमीटर जो है मौसम की भविष्यवाणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट उसके बाद 32वां प्रश्न है कि मौसम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं। तो याद रखना मौसम विज्ञानी कहा जाता है जो मौसम का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा मापने का सबसे पुराना तरीका क्या है। रेन गेज। ठीक है, रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा मापने का सबसे पुराना तरीका है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अधिकतम तापमान को किस समय मापा जाता है। तो दोपहर में सबसे अधिकतम तापमान देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हवा की दिशा जानने के लिए विंडेन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो याद रखना है इसे छत पर लगा के क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है। तो याद रखना यह तेजी से फैलता है और सिकुड़ता है, इसलिए थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा मापक यंत्र में वर्षा जल किस प्रकार एकत्रित होता है। तो याद रखना कीप के माध्यम से होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है वर्षा की मात्रा को कैसे मापा जाता है। तो याद रखना वर्षा की मात्रा को हम लोग सेंटीमीटर में क्या करते हैं, मापते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है कि थर्मामीटर में अधिकतम ताप किस पदार्थ से जाता है। तो याद रखना है पारा से अधिकतम ताप जाता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है कि मौसम का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो याद रखना है तापमान जो है मौसम का अध्ययन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी क्लास के एक पूरा सब्जेक्ट को लेकर।